हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेपायस। और मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट के साथ वापस आ गया हूं। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सेट्स एंड फंक्शन। हालांकि चैप्टर का नाम सेट्स एंड फंक्शन है, बट हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो हमारा बेसिक कंसंट्रेशन रहेगा वो सेट्स पे रहेगा। फंक्शन का इस्तेमाल उतना होता नहीं है हमारे एग्जाम में। सेट्स पे फोकस हम लोगों ने ऑलरेडी पहले के कुछ चैप्टर्स में किए हैं, बट हम इसको वापस से एकदम स्टार्टिंग से एकदम प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे। राइट नाउ, सेट को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर ले। और अगर हमारे क्लास पसंद आ रहे हैं, मेरे क्लास अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट देकर, अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताएं। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेट्स। सेट होता क्या है? सेट बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि देखो ये सेट अगर आप अच्छे से करते हो तो थोड़ा डीआई में भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो जब हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चंस करेंगे तो सेट का इस्तेमाल काफी होता है। तो सेट के अंदर में कुछ चीजें हैं, जैसे कि यूनियन क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि सेट होता क्या। सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। यस, सेट क्या होता है मेरे भाई? सेट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। जब भी आप कोई चीज को कलेक्ट करते हो एक प्रॉपर फॉर्म में, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज सेट। नाउ, तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट है ए, जहां पर हम इवन नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो इवन नंबर्स क्या क्या होंगे? 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। और अगर मैं अपने बी को करूं, बी में हम मान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स को कंसीडर करते हैं, तो प्राइम नंबर क्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हम डाल रहे हैं, तो हम इसमें कौन सा वैल्यूज रखे? इवन नंबर्स। और यहां क्या रखे? प्राइम नंबर्स। नाउ, अब यहीं से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे कि सर यूनियन क्या होता है। यूनियन का बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है ऑल बट नो रिपीटेशन। ऑल बट नो रिपीटेशन। हम सबको कंसीडर करेंगे बट कोई भी रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो क्या क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, सॉरी 8 भी आएगा बीच में, 8 होगा, 10 होगा और 11 होगा। राइट? कहने का मतलब क्या हुआ? आपने एक चीज देखा कि 2 जो है वो 2 बार आया, लेकिन आप रिपीट नहीं करोगे। यानी आप कोई भी चीज को, सारे चीजों को लिखोगे तो जरूर, बट रिपीटेशन आप नहीं करोगे। तो यूनियन आपको समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। नाउ, इंटरसेक्शन को बड़ा इजी फॉर्म में बोला जाता है कॉमन। हमें यह देखना रहता है कि इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है? कॉमन है 2। तो जो भी इन दोनों के बीच में कॉमन होगा हम उसको लिखेंगे। नाउ, यूनियन इज रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। सो होप द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन बी, A intersection B is clear to all. Now, when we are moving forward, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज समझेंगे कि हम डायग्राम से कैसे इसको पढ़ेंगे। इसको डायग्राम से हम कैसे पढ़ेंगे? प्लीज इस सर्कल को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। A और B। देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आपको डेटा को देखकर या डेटा के बेसिस पे आपको डायग्राम फिल करना हो, तो डायग्राम फिल करते समय पहले कॉमन एरिया को भरना चाहिए। राइट? कॉमन एरिया अगर आप भर देते हैं तो आपको क्या दिखा कि हमारा कॉमन एरिया क्या है? 2। 2 एक ऐसा चीज है जो ए के साथ भी है। मैं एक बार इसको ये शेड करके दिखाता हूं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। 2 एक ऐसा चीज है जो इसके साथ भी है और 2 एक ऐसा चीज है जो इसके साथ भी है। तो ये दोनों के दोनों बेसिकली कॉमन में आ गए। राइट? ओके, अभी ए के पास और क्या क्या है? 4, 6, 8, 10। तो उसको हम यहां लिखेंगे 4, 6, 8, 10। बी के पास क्या है? बी के पास बचा 3, 5, 7, 11। 3, 5, 7 और 11।
नाउ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू विथ डायग्राम इज we have already studied that A union B is nothing but A plus B minus A intersection B. यही हम पढ़े, A plus B minus A intersection B. तो अभी A में मेरे पास क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है. B के पास क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है. और कॉमन क्या है, 2. तो दोनों में से जो कॉमन निकला तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, देखो यहां पे एक बार 2, यहां पर एक बार 2 और एक बार 2 माइनस करना है. तो कोई एक 2 को काट दो, मान लो मैंने इसको ही काट दिया तो बचा मेरे पास क्या, 2 4 6 8 10 3 5 7 11. अभी समझ में आ रहा है मेरी बात. तो एक फॉर्मूला तो हम ये पढ़कर आए हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B. बट हम आज एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम एक और फॉर्मूला जिस पे ध्यान देंगे और वो कहता है कि A यूनियन B इज नथिंग बट ओनली A प्लस ओनली B प्लस कॉमन. कांट वी से दिस? सर ये क्या कह रहे हो आप, ओनली A किसको कहते हैं, मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना. देखो मेरे भाई जल्दी से बताओ, जब मैं A की बात करता हूं तो क्या मैं ये कहूं कि ये A जो है यही है, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं. जब मैं A की बात करता हूं तो कहूंगा A यही है, हाँ सर यही है. जब मैं ओनली A की बात करूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओनली A जो होगा, ओनली A का मतलब क्या हुआ, वो चीज जो और कहीं नहीं है, वो चीज जो और कहीं नहीं है वो होता है ओनली A, मतलब वो सिर्फ A में है. तो क्या मैं ये कह दूं कि ओनली A जो होगा वो ये एरिया होगा, जो मैंने ब्लू शेड किया है वही ओनली A है, बोलो ना मेरे भाई, यस और नो. अगर मैं ओनली B की बात करूं तो क्या ओनली B को ये नहीं कहूंगा, कहूंगा सर. तो चलो ना, इसको मैं अगर अब लिखने की कोशिश करूं तो ओनली A क्या देगा, ओनली A देगा मेरे को 4 6 8 10. ओनली B क्या देगा, 3 5 7 और 11. दिस इज 11. आई होप यू आर क्लियर विथ दिस. दिस इज 11 प्लस कॉमन दैट इज 2. तो ये भी एक तरीका है, ओनली A ओनली B एंड कॉमन. नाउ ये बात आपको समझ में आ गया कि जब आप इसको एक्यूमुलेट करोगे, जब इसको एक साथ लिखोगे तो कोई भी चीज रिपीटेड नहीं है, आप एक बार में लिख दोगे सबको एक्यूमुलेट करके, राइट. तो सब आंसर जब आप सबको एक साथ सम अप करके लिखोगे तो यही चीज आएगा. नाउ योर क्वेश्चन में अराइज सर हाउ टू कैलकुलेट ओनली A. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओनली A इज नथिंग बट A माइनस कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, A माइनस कॉमन इज ओनली A. ओनली B इज नथिंग बट B माइनस कॉमन. अभी आपको समझ में आ रहा होगा सर आप कुछ नया नहीं बता रहे हो, बस चीजों को घुमा रहे हो. घुमा इसलिए रहे हैं क्योंकि इस घूमने को आपको समझना पड़ेगा, इस पे सम्स समझना पड़ेगा, इस पे सम्स सीखना पड़ेगा. तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि ओनली A किसको बोलते हैं और ओनली B किसको बोलते हैं, राइट. ओके. अभी अब हम इस पे यहां पे बात करेंगे कार्डिनल नंबर का. कार्डिनल नंबर, देखो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. एक पर्टिकुलर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो अभी हमने देखा कि A यूनियन B, अगर मुझे A यूनियन B का कार्डिनल नंबर निकालना है तो N A यूनियन B, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अगर हम ये कह सकते हैं कि A यूनियन B इज A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो क्या हम ये भी तो कह सकते हैं कि N A यूनियन B इज N A प्लस N B
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो। अभी आप यहां से जाके देखो, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे, तो कितने एलिमेंट्स है? 3, 3 6, 3 9, राइट। तो एन ए यूनियन बी कितने एलिमेंट्स है? 9। एन ए कितने एलिमेंट्स है? 5। एन बी कितने हैं? 5। और कॉमन सिर्फ एक ही था, 1। आया ना? प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई कार्डिनल नंबर निकालना हो या सेट्स बताना है, फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा। सेम वे हम इसका एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस कॉमन। ओनली ए कितने एलिमेंट्स है? 4। ओनली बी कितने हैं? 4। और कॉमन कितने हैं? 1। तो आंसर कितना आया? 9। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो दोनों अप्रोच आपके लिए क्लियर होना चाहिए, राइट। आगे आइए हम थोड़ा सम्स की तरफ मूव करते हैं। चीजों को बड़ा ध्यान से समझेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, whereas 24 failed in both। तो देखो, आप फेल्ड को देखकर डरना नहीं है। यहां जो डेटा है ये भी फेल्ड का है, ये जो डेटा है ये भी फेल्ड का है, और ये जो डेटा है ये भी फेल्ड का है, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी? सर ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, बट व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर? हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग फेल्ड इन इंग्लिश, फेल्ड इन मैथमेटिक्स, फेल्ड इन बोथ। हाँ या ना? लॉजिक तो वही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फेल्ड इन ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है, राइट। तो यहां पे फेल्ड कितने हैं? 62। यहां कितने हैं? 52। और ये कितने हैं? 24। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आया? दिस इज आई एम गेटिंग 60 प्लस 50 110, 114, 114 से 4 गया तो 110, 110 से 20 गया तो 90। Hope it is clear. That means I can say that 90 students are there who failed in either of the subject. Either का मतलब या तो वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा, इंग्लिश या मैथमेटिक्स, या वो दोनों में फेल हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं वो लटका है, कहीं ना कहीं वो फेल हुआ है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, पास्ड मतलब फिर वो कहीं फेल नहीं हुआ। तो अगर 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल्ड हुए हैं, तो पास्ड कितने होंगे? 130 माइनस 90, दैट इज 40 स्टूडेंट्स। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो कंसेप्ट को बड़ा ध्यान से समझो, फेल्ड को देखकर डरना नहीं है और हमें आगे बढ़ते चलना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ। ये थोड़ा 3 वाला सम्स है, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं 3 वाले सम्स को भी एक बार अलग से दिखाऊंगा, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। द गिवन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन comprising papers of English, Hindi and mathematics. The total number of students who took the test is 500. What is the percentage of students who failed in at least 2 subjects? तो बेटा एक बात बताइए, ये जो डेटा आपको प्रोवाइडेड है ये फेल्ड के डेटा है ना, क्योंकि यहां पे क्या दे रहा है? सोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, या तो इंग्लिश में, या तो हिंदी में, या तो मैथमेटिक्स में, राइट। अभी एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स का मतलब यहां पर क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ या 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ, मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, राइट।
तो अब मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को समझाने के लिए आपको थोड़ा वेन डायग्राम का इस्तेमाल सिखाऊंगा कि इस वेन डायग्राम में बोलता क्या है तीन चीजों को। ठीक है, कुछ ऐसा ही डायग्राम होता है। सर्कल के लिए थोड़ा सा माफ करना। देखो प्लीज इसको थोड़ा कलरफुल करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा सब्र करके सीख पाओ कि हो क्या रहा है यहां पे। ओके, सबसे पहले ये ब्लू शेड क्या कहता है? ये ब्लू शेड कहता है ऑल थ्री। क्या कहता है ये ब्लू शेड? ऑल थ्री, मतलब तीनों में जो कॉमन है, जो तीनों में प्रेजेंट है, ऑल थ्री, राइट। और वी कैन से ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर तीन अलग अलग नाम से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, राइट। प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि कई बच्चों को पता होगा, लेकिन प्लीज अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, बड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है डीआई में। ये हरे वाले रीजन क्या कहते हैं? ये हरा वाला रीजन क्या कहता है? ये हरा वाला रीजन कहता है ऑल टू। ऑल थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर। ऑल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन कलर। ऑल टू मतलब अगर मैं यहां पे ए बी और सी करूं, मतलब समझो ये ग्रीनरी सीन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। ये ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलूंगा तो तुम्हें भी पता है कि डायग्राम मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ये पूरा रीजन ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही रीजन ले रहे हैं, नीचे वाले रीजन को हम कवर नहीं कर रहे हैं। हाँ या ना? हम ये वाले रीजन को हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कवर कर रहे हैं। तो ये जो चीज हम एलिमिनेट कर रहे हैं ये सी का रीजन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी। वो चीजें जो ए और बी में कॉमन है लेकिन सी में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो चीज ए बी और सी तीनों में कॉमन है वो मुझे यहां मिलेगा। वो चीज जो ए और बी में कॉमन तो है बट सी में नहीं है वो यहां मिलेगा। अगेन वो चीज जो बी और सी में कॉमन है लेकिन ए में नहीं है वो यहां मिलेगा। जो ए और सी में कॉमन है बट बी में प्रेजेंट नहीं है वो यहां मिलेगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं बने। अभी ये क्या रीजन कहता है? ये रीजन क्या कहता है? फिल नहीं कर रहे, टाइम वेस्टेज करके तो कोई मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। ये रीजन क्या कहता है? ये रीजन कहता है ओनली ए। क्या कहता है ये? ओनली ए, मतलब ओनली वन, आई कैन से दैट। तो जो ओनली वन, तो वो कौन सा कलर है? पर्पल। So this is representing what? Now try to understand. This is representing one, only A. मतलब अगर मैं सिर्फ only A कहूंगा तो वो पूरा पर्पल है, बट जब मैं A कहूंगा तो ये पूरा सर्कल आपका A है, याद रखना।
ये पूरा सर्कल आपका ए है, तो प्लीज इस बात को समझो, राइट। अब हम थोड़ा सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द, नाउ ये देखो ध्यान से देखना इस डायग्राम को, 30 क्या रिप्रेजेंट करता है, फेल्ड इन इंग्लिश और ओनली इंग्लिश। हम इस पूरे सम्स में ना इतना चीजों को बाहर कर देंगे कि आपको 3 वाले चीजों में दिक्कत ही नहीं होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये 30 क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली इंग्लिश, यस और नो, फेल्ड इन ओनली इंग्लिश। 75 क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली हिंदी, अभी मैंने पढ़ाया। 80 क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली मैथ्स। ये 12 क्या रिप्रेजेंट करता है, हिंदी एंड मैथ्स बट नॉट इंग्लिश। होप इट इज क्लियर। ये 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मैथ्स। और ये 12 क्या रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट हिंदी। क्या ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? और ये 5 जो बच्चों की तरह छुपा पड़ा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल 3, तीनों, तीनों में जो कॉमन। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को आप ये बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन हिंदी, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन हिंदी, तो बेटा मेरे जब मैं हिंदी के बच्चों को पता करूंगा, जब मैं हिंदी पता करने जाऊंगा, तो मैं हिंदी के फुल सर्कल को पता करूंगा ना, क्योंकि मैंने ओनली हिंदी तो नहीं कहा, मैं हिंदी कह रहा हूं। तो जब मैं हिंदी कहूंगा तो सब आएगा, 75 दैट इज ओनली, 10 दैट इज बोथ, 12 दैट इज बोथ, 5 दैट इज ऑल। समझ में आ रहा है? 75 प्लस 5 80, 80 और 22 102। सिर्फ सम्स को निकालने के पीछे ना भागे हम सम्स को करने का तरीका समझे, राइट और रॉन्ग। ओके, सेम वे ऐसे ही अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन इंग्लिश पता करना है तो वैसे ही करेंगे। अभी मान लो हमें पूछता है कि 2 सब्जेक्ट्स में कौन कौन फेल हुआ, तो 2 सब्जेक्ट्स वाले कौन कौन है, सर यही है ना, 10 दैट इज फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट मैथमेटिक्स। ये 12 फेल्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश। और ये 12 फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट हिंदी। तो टोटल कितना हो गया, 12 12 24 और 10 34, राइट और रॉन्ग। तो 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे मुझे पता चल गए। 3 सब्जेक्ट्स वाले कितने हैं, 3 सब्जेक्ट्स वाले एक ही है, दैट इज 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2, अभी मैंने बताया था कि एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2, यानी 2 सब्जेक्ट या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट में 34, 3 सब्जेक्ट में 5, तो टोटल कितने हो गए, 39, राइट और रॉन्ग। तो 39 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए, 500। तो 39 बाई 500 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये गया 5 टाइम्स। अभी अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 40 कर दूं तो 40 बाई 5 होता है 8%, यानी 8 से थोड़ा सा कम। तो आंसर क्या होगा, 7.8%। आप प्रॉपरली कैलकुलेट भी कर सकते, आंसर आपका वही आएगा। देखो मैं चाहता तो इस सम्स को बहुत इजी तरीके से फटाफट बोल देता, देखो 2 वाले ये हैं, 3 वाले, मैंने आपको पूरा रीजन समझाया ताकि आप जिंदगी में कभी फंसो नहीं। अच्छा, मैं आपसे सेम सवाल, सेम क्वेश्चन पे एक सवाल अपने मन से देता हूं कि टेल मी द आंसर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। करो ना, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे फेल हुए ये बताओ।
राइट तो निकला आपका। सर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स आपने कहा है ना, तो आइए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, 2 मैक्सिमम यानी ओनली 1 एंड 2, ये दोनों आएगा। ओनली 1 में ओनली इंग्लिश आएगा, ओनली मैथमेटिक्स आएगा और ओनली हिंदी आएगा। और 2 का तो आपको पता ही है। तो ओनली इंग्लिश कितने हैं 30, ओनली मैथमेटिक्स कितने हैं 80, ओनली हिंदी कितने हैं 75, और बोथ वाले अभी हमने किया था 34 आया था, तो प्लस 34 कर सकते हैं हम इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज निकालना इज नॉट अ बिग डील। द बिग डील वाज कैलकुलेटिंग द न्यूमरेटर नॉट डिनोमिनेटर एंड परसेंटेज। तो न्यूमरेटर क्या होगा, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट कैसे निकलेगा। मान लो सेम सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स। नाउ जब मैं मैथमेटिक्स कह रहा हूं तो आई एम नॉट टेलिंग ओनली मैथमेटिक्स, दैट मीन्स माई रीजन विल बी दिस कंप्लीट सर्कल ऑफ मैथमेटिक्स, यस और नो। तो इसमें आने वाले सब आएंगे 80, 12, 12, 5, टोटल कर लो डिवाइड बाई 500। तो कंसेप्ट शुड बी प्रॉपरली क्लियर। मैंने एक सम्स पकड़ा और पूरे कंसेप्ट का हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकाल दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए there are 50 students admitted to a nursery class. Some students can speak only English and some can speak only Hindi. 10 students can speak both English and Hindi. If the number of students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi? तो यहां पे कितने लोग हैं सर, यहां पे 2 ग्रुप है, एक इंग्लिश का है और एक हिंदी का है, यानी सीधा सीधी डायग्राम बनेगा 1 और 2। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश हिंदी। नाउ इंग्लिश में, नाउ हमने क्या कहा था, जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हारे पास बोथ वाला डेटा है तो हमेशा पहले बोथ वाले डेटा को पकड़ो। तो 10 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो मेरे इस ब्रैकेट के अंदर में इस कॉमन पोर्शन में आएगा 10, राइट, ओके। इफ आगे क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश। ना इंग्लिश जब मैं कहता हूं तो ये फुल डायरेक्ट सर्कल आता है, यस और नो। इंग्लिश जब मैं कहता हूं तो फुल सर्कल आता है। तो इंग्लिश वाले कितने हैं 21, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे 11। ये मैंने अभी बताया था कि ओनली निकालना है, तो ओनली इंग्लिश अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश माइनस कॉमन, अभी हम पहले ही क्लास टॉपिक में पढ़कर आए थे। तो 21 माइनस 10 दैट इज 11। क्लियर है, ओके। अभी टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो यानी 11 इधर 10 इधर, तो यहां कितना बचा 29। इस डायग्राम का टोटल 50 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अरे मेरे भाई, ए यूनियन बी इज ओनली ए ओनली बी प्लस कॉमन ना। तो तुम्हारे पास ये है, ये है, ये है, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल ही जाएगा। तो कितना आया मेरे पास आंसर, आंसर आया तुम्हारा 29। If the number of students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi? कितने लोग हिंदी स्पीक कर सकते। अच्छा मेरे भाई, हिंदी बोला है, ओनली हिंदी नहीं बोला। तो जब हिंदी निकालना है तो मैंने आपको कहा था कि हिंदी में फुल सर्कल पकड़ेंगे। तो 29 प्लस 10 दैट इज 39। हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी। सर ओनली हिंदी तो अभी आप करके आए हैं, ओनली हिंदी कितना 29। एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश कितना आया 11। देखा, तोड़ने का मजा
कितना आया 11। चेक करो आंसर, ऑप्शन डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बड़ा इजी कंसेप्ट है, बेकार का इसका हवा बना है, ये है वो है। फिर कहता हूं जब भी डायग्राम बनाओगे पहले कॉमन वाले को भरना, हमेशा पहले कॉमन वाले को भरना, कोई दूसरा पहले मत भरना। कॉमन भरा तो एक सेट के पीछे गए, एक वेंड के पीछे गए तो दिखा टोटल है मेरे पास तो ओनली निकल जाएगा, उसका टोटल है ओनली, सारा निकल गया। जो करना है करो। अभी मैं तुमसे पूछूं, मान लो इसी क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, तो वन लैंग्वेज बोलने वाले कितने जन है? तो वन लैंग्वेज इंग्लिश बोलने वाले 11 जन है और हिंदी बोलने वाले 29 जन है, तो 40 जन है। हाउ मेनी कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस 10। तो क्वेश्चन जो भी पूछ दे कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आंसर अपने आप आएगा, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस सम्स। इन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बोथ। नाउ ये जो बात बोलता है ना कि एवरी का मतलब होता है कि यहां पे नाइदर वाला सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है, एवरी का मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी जो है वो 100% पे चलेगा। ऑल स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब देयर इज नो वन, जैसे हम लोग उस पर एक पहला सेंस पढ़ते थे, इसमें फेल्ड है तो कुछ पास्ड है, तो ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी ऑप्शन, राइट। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि फिजिक्स यूनियन मैथम सॉरी मैं एकदम जीरो कर देता हूं स्क्रीन को। फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स, राइट, माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, फिर बी लिख दिया मैंने मैथमेटिक्स। नाउ फिजिक्स यूनियन मैथमेटिक्स कितने परसेंट होंगे? 100। अभी मैंने कहा एवरी जब ये रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब ईच एंड एवरी आर डूइंग समथिंग, पक्का। 65.8% टुक फिजिक्स, 59.2% टुक मैथमेटिक्स, तो कॉमन निकल जाएगा फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, तो सॉल्व करते हैं ना, 60 125, तो फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इज 25% स्टूडेंट। अभी क्या पूछा? इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है बोथ, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, 2000 का 25% कितना होगा? 500 ना, 2000 का 1/4 500, सिंपल एज दैट। तो वही बात, जहां जरूरत हो डायग्राम का डायग्राम बनाओ, जहां जरूरत हो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट से खेलो, सिंपल सा लॉजिक। अगर कॉमन तुम्हारे पास है तो डायग्राम से खेलो। ओके, नाउ यहां पे क्या बोल रहा है? 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन द पेपर 1, 60% of the students passed in paper 2, 15% of the students failed in both the papers, while 270 students passed in both the papers. लो, what is the total number of students? क्या है ये, कैसे करोगे ये क्वेश्चन को समझने की चेष्टा करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 70% स्टूडेंट पास इन द पेपर 1, तो पेपर 1 में कितने लोग पास हुए? 70। पेपर 2 में कितने लोग पास हुए? 60। यानी इस बेसिस पे मेरा 130 होना चाहिए, राइट। अच्छा, 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द पेपर्स, while 270 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द पेपर्स। 15% बच्चे जो है वो बोथ द पेपर्स में फेल हुए और 270 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ द पेपर्स में पास हुए। क्या करें? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कैसे निकालोगे? चेष्टा करो, कोशिश करो। 70% of the students failed in paper 1, 60% in paper 2, 15% of the student failed, करो both the papers,
अभी देखो बेटा, मेरी बात को समझो। जब मैं ये कहता हूं कि बोथ द पेपर्स में 15% बच्चे फेल हुए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पासिंग परसेंटेज जो है, टोटल पासिंग परसेंटेज जो है वो 85 होगा? 100 माइनस 15, हाँ या ना मेरे भाई? पक्का तो? अच्छा, अभी ये बोलता है एक पेपर में पास, ये बोलता है 2 पेपर में पास नंबर 2, और पासिंग ऑफ 1 एंड 2 कितना आएगा? निकाल सकते हैं क्या? देखो मैं फिर कहता हूं, अभी हमने क्या देखा था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब ये सब के सब पास होते तो मैं यहां पे 100% रहता, लेकिन यहां बोल रहा है कि 100% बच्चे पास नहीं हुए हैं, 15% बच्चे फेल है, तो ये 85 हुआ। अभी ये कितना है 70, ये कितना है 60, तो ये निकल जाएगा। हाँ सर, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना परसेंट आ रहा? 70 और 60 130, यानी 15 इधर और 30 इधर, 45%, राइट। तो कॉमन वाले कितने हैं? 45%। और ये कॉमन किसको कह रहे हो? पास्ड इन बोथ द पेपर्स। नाउ पुट द फॉर्मूला। 45% जो है वो पास्ड इन बोथ द पेपर्स, और ये कितना नंबर है? 270। मतलब अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज इट इज 45% एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर इट इज 270। तो 1% क्या होगा? 270 बाई 45। आपसे क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर तो हमेशा 100 ही होता है, तो 270 बटा 45 इंटू 100 सॉल्व करो तो कितना जाएगा? 9 से गया 5 टाइम्स, 9 से गया 30, 5 से गया 600, राइट। बड़ा सिंपल था ये, यहां पर ये समझने की बात थी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि एवरी कैंडिडेट इज टेकिंग फिजिक्स और मैथ्स, तो इसलिए मैंने इसको 100 लिया। बट अगर यहां पर एवरी नहीं रहा, यहां पे क्या हो गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, वेन डायग्राम से बाहर चल रहे हैं, राइट। ओके, लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ पर्संस who took tea is twice the number of persons who take only coffee. The number of persons who take coffee is twice the number of persons who take only tea. Consider the following statements. तो भाई स्टेटमेंट को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन के इक्वेशन को बना ले। क्या बोल रहा है मेरे भाई कि द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक टी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली कॉफी। तो मान लो कि मैं इस पूरे डायग्राम को अगर रिप्रेजेंट करूं एक वेरिएबल देकर ए बी और सी, मतलब ये है टी के लिए और ये है कॉफी के लिए। सी रिप्रेजेंट व्हाट? सी रिप्रेजेंट्स ओनली कॉफी, ए रिप्रेजेंट्स ओनली टी, B represents both, right? कोई दिक्कत? नाउ अभी आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक टी, टी वाले जो है यानी A प्लस बी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली कॉफी इज इक्वल्स टू 2C। बोलता है कि ये डबल है, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसको डबल करेंगे तभी तो इक्वल होगा। बात समझो, मान लो अगर मैं यहां नंबर रखूं तो ये कहता है कि ये अगर 10 है तो ये जो टोटल होगा वो इसका डबल होगा, मतलब मान लेते हैं ये 20 होगा। तो अगर इस दोनों को इक्वल करना है तो इंटू 2 तो यही करेंगे ना। यस सर। दूसरा सिचुएशन क्या कहता था? नंबर ऑफ पर्सन हु टेक कॉफी यानी B प्लस सी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली टी, that is 2A। समझ में आ रहा है? यस। नाउ सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो कैसे सॉल्व होगा रे? इसको साइन को चेंज करते ना, तो बी बी कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2C माइनस 2A। अभी हम इसको अगर हम क्या करें, a के साथ a कर देते हैं, तो 3A इज इक्वल टू 3C। कर सकते हैं क्या?
सी को उधर कर दिए और ए को उधर कर दिए। हम एक बार लॉजिक बना रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी, नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग टी दैट इज ओनली कॉफी इज इक्वल टू ओनली टी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? राइट अभी अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से नंबरिंग करें, नंबर्स पुट करें, मान लेते हैं कि ओनली कॉफी अगर 10 लेते हैं, ओनली टी अगर 10 लेते हैं, तो हमें ये बोला था कि इसका डबल है ये, तो यानी यहां पर भी 10 होगा। पक्का ना भाई? दिस इज इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। सो इफ इट इज टेलिंग दैट दिस प्लस दिस इज डबल ऑफ दिस, तो ये निकल जाएगा भाई। a प्लस, इधर आइए ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, सो b इज इक्वल टू 2c माइनस a। a के जगह पर हम c रख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, 2c माइनस c दैट इज c, और c का वैल्यू कितना है 10, यानी तीनों का वैल्यू सेम हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ईदर टी और कॉफी और बोथ, यानी कितने हो गए 30, इज 4 times the number of persons who take both coffee and tea। वो बोलता है 4 गुना है। कॉफी और टी लेने वाले कितने हैं? कॉफी और टी लेने वाले कितने लोग हैं सर? 20, उसका 4 गुना तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। देखो हम चाहते तो वेरिएबल से कर सकते थे, बट वेरिएबल से नंबर पे गए, फायदा होगा। द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली कॉफी that is 10 and those who take only tea that is 10 is twice the number of persons who take both। हाँ, इसका डबल है ये दोनों, इसका जो टोटल है वो डबल है बोथ का, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओनली 2। एकदम स्लोली स्लोली करने का है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। Getting my point? Simple as that। मैंने एकदम इक्वेशन सॉल्व किया, चीजों को इक्वेट किया। अब चाहते तो एक वेरिएबल्स नंबर्स, लेकिन वो बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। आपको मजा आया होगा, मैंने वैराइटीज ऑफ सम्स कवर किए। तो प्लीज अगर आपको क्लास पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। Thank you so much. Please do take care of yourself.